हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज क्या, आज इस डायरेक्टर अपॉइंटमेंट चैप्टर का खत्म करते हैं और फाइनली पूरा खत्म करते हैं। कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, दो इंपॉर्टेंट बचे हुए। इसके बाद चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं लास्ट पढ़ाने को। चलो स्टार्टिंग करते हैं 167 से। सर ये क्या होता है? ये होता है वैकेशन। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। मतलब 164 और 167 डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस बताता हूं। यहां पे क्या है, ये तुम्हारे कंपनी के अंदर एंट्री करने तक का डिस्क्वालीफाई ट्रैक करता है। मतलब तुम अभी कंपनी में एंटर किए नहीं और कंपनी के दरवाजे पे ही आपसे पूछा कि आपने 164 का डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक किया, बोला था हाँ, तुम गेट के अंदर ही, अंदर कैसे आ सकते हो, बाहर से ही जाओ। 167 क्या है? ये क्या है कि कंपनी के अंदर तुमने इंटर कर गया है और इंटर करने बाद तुम कंपनी में काम कर रहे हो, तब क्या हुआ, तब कोई 164 का डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक कर गया, तुम्हें अपना ऑफिस क्या होगा, वैकेशन, मतलब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 164 167 डिफरेंस यही है कि 164 बोलता है कि तुम कंपनी में इंटर करने से पहले ही तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के लिए। ये अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। और वो होता है क्या, तुम कंपनी में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है, अब तुम्हें क्या करना होगा, अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस ये होता है। तो सर अब बताओ कि कब का ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। यही पॉइंट्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, वैकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट उठाते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट है incurs disqualifications disqualification अंडर सेक्शन 164। मतलब देखो, कंपनी में ये डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हो चुका था, यहाँ पे 164 के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक नहीं किया। अच्छी बात है, साफ सुथरा आदमी है, डायरेक्टर बन सकता है। अब ये डायरेक्टर बन रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, 164 के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गए, मतलब अनसाउंड माइंड का हो गया। और क्या हो सकता है, सेकेंड इंसॉल्वेंट हो गया। तो तुमने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दी ना आफ्टर अपॉइंटमेंट, 164 वाले, 164 वाले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑफिस वैकेट हो जाएगा। क्या करना, तो ऑफिस क्या हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा। बट इसमें एक चीज और लिखा गया जो मैं वहां पढ़ा भी दिया था आपको, सुनो। एक तो 164 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया तो ऑफिस वैकेट हो जाएगा। ठीक है, बट इफ disqualification is under, जो 164 वाला था ना सर, कौन सा यहाँ था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, जो 3 साल तक नहीं करते थे फाइल। और क्या था, 3D डिविडेंड डिवेंचर एंड डिपॉजिट, जो 1 साल तक नहीं होता था। तो इस केस में क्या होता था, कंपनीज के सारे डायरेक्टर का ऑफिस क्या होता था, वैकेट होता था। मान लो कंपनी में इतने डायरेक्टर हैं, तो सारे कहा, जहां जहां ये डायरेक्टर है ना, मान लो जहां जहां ये डायरेक्टर, एक डायरेक्टर 20 कंपनी बन सकता है डायरेक्टर, तो जहां जहां है ना वो क्या हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा। बट जिस कंपनी में गलती हुई है ना, ये याद रखना, ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनता है, जिस कंपनी में एक्चुअली में गलती हुई है, एक्चुअली में गलती हुई है, सर किस कंपनी में गलती हुई है, जिस कंपनी में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 3 साल तक नहीं फाइल हुए हैं, या 3D वाला काम नहीं हुआ 1 साल तक, मतलब डिवेंचर नहीं रिपे हुआ है, तो उस कंपनी में नहीं होगा, उस कंपनी में वैकेशन नहीं होगा। सही, क्यों बोला गया ऐसा? देखो सिंपल सी बात, सुनो आराम सुनो, यहां पे अच्छे समझना। देखो 167 ये बोला कि तुमने 164 का डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक कर दिया, तुम्हारा ऑफिस रहेगा वैकेट, मतलब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। बस 164(2) का एक प्रोवाइडेड बता दिया गया। अगर डिस्क्वालिफिकेशन 164(2) वाला है, 2 वाला कौन था, दो ही था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल तक नहीं फाइल हुए, कंटिन्यूस 3 साल, ये नहीं कि 2 साल नहीं फाइल किया फिर 1 साल किया फिर नहीं, कंटिन्यूस 3 साल। ठीक है, और 3D मतलब डिवेंचर डिपॉजिट्स और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 1 साल तक नहीं रिपेमेंट किए, तो तुम्हारे जितने डायरेक्टर है ना, मान लो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड तुम्हारे जितने डायरेक्टर है ना, वो जहां जहां कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं वहां वहां उनको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो एबीसी तुमने जो तुम्हारा ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा नहीं, तुमने कांड हुआ ना ये, तो तुम्हारा ऑफिस वो वैकेट नहीं करेंगे, तुम्हारे कांड को ठीक करेंगे बैठ के वो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तुम्हारा भी ऑफिस छोड़ देंगे, सारा ऑफिस छोड़ देंगे, तो भाई जाओ घर बैठो। फिर ऐसा नहीं, तुमने गलती किया है तो तुम्हारे में वो रुकेंगे और तुम्हारी गलतियों को ठीक करेंगे वो। अब जो करना हो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना तुम भाई, ठीक है, ये याद रखना 164 और 164(2) का पॉइंट। और क्या क्या वैकेशन के पॉइंट्स है, he was
अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है, he was appointed as a director only by virtue of, ठीक है, वर्च्यू पता होगा कि ये बदले ऐसे ऐसे, ठीक है, ओनली वर्च्यू ऑफ हिज, ओनली बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। सुनो ये कुछ नहीं है, सुनो कहते नहीं दो जिसमें एक जान टाइप का आप एक कहानी सुनते हो गए। सुनो यहाँ पे क्या है, ओनली इसको कंप्लीट कर लो, और ऑफिस ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। मतलब सिंपल सी बात है, देखो तुम्हें कंपनी में मान लो एबीसी कंपनी है और मान लो इसकी सब्सिडरी है, मान लो एक सब्सिडरी है इसकी एक्स वाई जेड। तो एबीसी कंपनी में है ना, तुम्हें डायरेक्टर इसलिए मिला था, तुम्हें डायरेक्टरशिप इसलिए मिला था कि तुम इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थे, मतलब तुम्हें किसी चीज के बदले डायरेक्टरशिप मिला था। या एक्सवाईजेड में तुम्हें डायरेक्टरशिप इसलिए मिला था कि तुम एबीसी में डायरेक्टर थे या एम्प्लॉयमेंट में थे, इसमें तुम्हें एक्सवाईजेड सब्सिडरी है। तो एक्सवाईजेड में डायरेक्टरशिप इसलिए मिला क्योंकि तुम क्या थे, एबीसी में डायरेक्टर या एम्प्लॉयमेंट में थे। तो वो जो बंदा है ना, ये कोई भी ना, वो अपॉइंटेड हुआ था डायरेक्टर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन एन ऑफिस ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। मतलब तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, तुम्हें डायरेक्टरशिप पोस्ट इसलिए मिला है कि तुम क्या थे, एम्प्लॉयमेंट में थे उस कंपनी में, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट टूटा, डायरेक्टरशिप तुम्हें डिस्क्वालीफाई करनी पड़ेगी। मतलब सिंपल, डायरेक्टरशिप तुम्हें नहीं बोलता है, एम्प्लॉयमेंट के बदले ही मिली थी। तुम एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें डायरेक्टर बना दिया, कहते नहीं तो आज तुम हमारे कंपनी में काम करो, हम तुम्हें कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट देंगे। तो जिस दिन तुम्हारा निकालेंगे ना, तुम्हारा डायरेक्टर पोस्ट पे निकाल के ले जाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसा चीज, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट छूटा, डायरेक्टरशिप छूटा, चाहे वो सब्सिडरी में हो, होल्डिंग में हो, एसोसिएट में हो, ठीक है। चलो 2 पॉइंट इजीली आपको समझ आ जाएगा। 164 का डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक कर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट सब था, कन्विक्टेड बाय कोर्ट वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे 164 में कोई पॉइंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऑफिस होगा ब्रैकेट। 164 टू याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सारी कंपनी ब्रैकेट हो जाएंगे, जिस कंपनी में कांड हुआ उस कंपनी में वो रहेंगे। चलो सी पढ़ते हैं, सी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा न्यू लगे आपको, देखो एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर ही क्या करता है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, आपको पता होगा ना, अब तो आइडिया हो गया होगा। डायरेक्टर ही बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, डायरेक्टर ही करता है, तो वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग, हाँ ऑल बोर्ड मीटिंग, ठीक है। कितने साल से, 1 महीने में बोर्ड मीटिंग हुई उसमें सारे एब्सेंट नहीं, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब मान लो कि अब यहाँ कैलेंडर ये सब नहीं हो रहा, सिंपल हुआ 12 महीने। मान लो डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हुआ था 1 अक्टूबर को, ठीक है, अपॉइंट हुआ था, यहाँ पे सुनते जाओ, यहाँ बोर्ड मीटिंग हुई, इसने अटेंड किया 1 नवंबर को। अब जो यहाँ पे 1 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग हुई ना, उसने अटेंड नहीं किया, 1 जनवरी अटेंड नहीं किया, और करते 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 1 दिसंबर तक फिर से अटेंड नहीं किया इसने। तो भाई 12 महीने में इसने, मान लो कंपनी ने 8 बोर्ड मीटिंग की, इसने कोई अटेंड नहीं किया बोर्ड मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया इसने, कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया इसने। लास्ट के 12 मंथ्स में, लास्ट के 12th मंथ में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो डायरेक्टर है ना, ये क्या है, एब्सेंट है, कहा 12 मंथ्स, मतलब ये 12 महीने, कोई भी 12 महीने में जितनी बोर्ड मीटिंग थी, जितनी भी थी, मतलब सब बोर्ड मीटिंग से क्या था, सारी बोर्ड मीटिंग, यहां नहीं बोला 8 7 6 4 कोई बोर्ड, सारी बोर्ड मीटिंग। मान लो इस बीच में 2 बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लिया, फिर 6 मिस कर गया, तो ठीक है, 1 साल में जितनी बोर्ड मीटिंग है, अगर 1 साल कंटिन्यूअस वो एब्सेंट होता है ना, तब वो क्या हो जाएगा, वो उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात हो सकती, डायरेक्टर ने बोला कि उसने परमिशन लेके किया, मतलब विथ परमिशन लेके अटेंड नहीं किया, भैया विथ परमिशन ले, विदाउट परमिशन ले, दोनों केस में क्या होगा, तुम्हें अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। डायरेक्टर देखो, तुम 6 महीने मत आओ, 8 महीने मत आओ, 9 महीने मत आओ, 11 महीने मत आओ, 11 महीने 20 दिन मत आओ, 12 महीने में तुम अगर कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड की, तुमने भले ही अपने सीएस को बता दिया हो नोटिस भेजने में मैं नहीं आ पाऊंगा, या किसी को बता दिया हो नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें परमिशन मिला भी हो, विदाउट परमिशन मिला हो, तुम क्या हो जाओगे, एब्सेंट हो जाओगे, हर बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट हो गए, तो ऑफिस क्या हो जाएगा, हम तुम्हारा ऑफिस कर देंगे वैकेट, ठीक है। और क्या पॉइंट्स है, और क्या पॉइंट है, अगर इफ देयर एनी वायलेशन ऑफ सेक्शन 184, सर 184 पढ़ाया आपने, अभी नहीं पढ़ाया है,
बोर्ड मीटिंग और बोर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, बट मैं बताता हूँ कि यहाँ पे असली चीज क्या है, यहाँ पे समझना क्या है। सुनो, एक कंसेप्ट आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर का। इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, सुनो बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कंपनी है, कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, किसमें, मान लो एक फॉर्म है, ये फॉर्म है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। कंपनी का कोई क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अब इस फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर है कोई, मान लो कंपनी में ये है ए एंड ये है बी। अभी जो ए है ना फॉर्म का पार्टनर, ये इस कंपनी का डायरेक्टर भी है। तो सिंपल हुआ ना, तुम क्या हुए मिस्टर ए, तुम हुए इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सेक्शन 184 में ये बोलता है तुम क्या हुए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या तुम किसी कंपनी में पार्टनरशिप होल्ड किया, उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। यहाँ पे एक लिमिट भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे 184 में क्लियर पढ़ेंगे। तो मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, जहां पे क्या हो दोनों तरफ इंटरेस्ट हो इसका। या तुम्हारा कंपनी तुम्हारा किसी से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इस फॉर्म में क्या हो, ये पार्टनर हो, या मतलब किसी वे में क्या हो इस फॉर्म से लिंक्ड हो। और एक और लिमिट है, इक्विटी की लिमिट है, पढ़ेंगे वो आगे, 184 अच्छे से पढ़ेंगे, और एग्जांपल समझ लो। तो एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंसेप्ट यही होता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का तुम क्या होने वाला है, वायलेशन किया तुमने, मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। तो एक याद रखना 184 का ये लॉ बोलता है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है ना, तो उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर का पॉइंट आता है, तो इसको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई देखो मैं इस कंपनी में, मान लो एक्स कंपनी में क्या हूं, फॉर्म में डायरेक्टर हूं और पार्टनर हूं, और ए में डायरेक्टर हूं। मैं इस बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये इसके पेपर में जाएगा ही जाएगा, फॉर्म के पेपर में। बट ये डायरेक्टर, इसको क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्क्लोज देना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना होगा क्या ये इंटरेस्टेड है। परफेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसने नहीं किया डिस्क्लोज तो भैया वायलेशन हो गया, वायलेशन हो गया तो तुम्हारा ऑफिस क्या होगा, क्या पड़ रहा है, वैकेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात, सेक्शन 184 में कंसेप्ट आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर का। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोई भी एग्रीमेंट से पहले, कोई भी ट्रांजेक्शन पहले अपना डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भाई मैं इस कंपनी में क्या हूँ, ये इस फॉर्म में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, पार्टनर हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो जाऊंगा, इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, प्लीज हमें अपनी बोर्ड मीटिंग में मत रखो। इफ कंपनी चाहती है रखना फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना डिस्क्लोज करना जरूरी है इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, ठीक है। अगर उसने फेल टू डिस्क्लोज हो गया तो वैकेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पे लिखता हूं, एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, ठीक है, एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली, ये नोट्स मिलेंगे अच्छे से, ठीक है, इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड ठीक है, इंटरेस्टेड बाय सेक्शन 184। एक में बता दें इंटरेस्टेड का ये होता है कि फॉर्म में क्या हो, पार्टनर हो, और कोई कंपनी में तुम डायरेक्टर भी हो, वो कंपनी क्या करने जा रही है, फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है तो बोर्ड मीटिंग होगा, और इस बोर्ड मीटिंग में तुम बता दो पहले ही कि मैं क्या हूं, इंटरेस्टेड हूं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी अरेंजमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है, जहां पे क्या हो तुम डायरेक्टर हो, इनडायरेक्टली क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो भैया तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं किया डिस्क्लोज तो ऑफिस हो जाएगा वैकेट। तो 4 पॉइंट हमने पढ़ लिया, 61 64 का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या इंप्लॉयमेंट में तुम्हें डायरेक्टरशिप मिला हो तो इंप्लॉयमेंट से हट रहे हो, तुम्हारा ऑफिस भी वैकेट हो जाएगा डायरेक्टरशिप का। एब्सेंट हो गए 12 मंथ सारी बोर्ड मीटिंग से, तब भी तुम्हारा ऑफिस वैकेट हो जाएगा, चाहे विदाउट लीव या विद लीव भी लिए होगे, तो बोल के भी लिए होगे तो 184 का वायलेशन हो गया तो भी क्या होगा, तुम्हारा कंपनी डायरेक्टरशिप पोस्ट वैकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आता है, सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट आता है, सुनो यहाँ पे सुनाता हूँ की पॉइंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो, डिसक्वालिफाइड, ये वैकेशन का, ये ठीक है, डिसक्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, और सुनो क्या बोला, डिसक्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। सर ये तो वही वाला पॉइंट हो गया ना, सेक्शन 242 में पावर होते हैं, ऑपरेशन में मैंने पढ़ा था हमने, हाँ। तो सर ये भी तो 164 का ही पॉइंट हुआ, आपने तो स्टार्टिंग में लिखवाया है कि 164 में कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो ये वैकेट हो जाएगा ऑफिस, ठीक है। तो ये भी तो 164 का ही पार्ट होता है, 164 का ही तो पार्ट होता है, तो इसको अलग से क्यों लिखा गया, यहाँ पे सोचने की बात थी, अलग से क्यों लिखा गया, ठीक है। और बताता हूं और क्या लिखा गया, और कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, वेदर मोरल टर्पिट्यूड और नॉट, ठीक है। और इम्प्रिजमेंट कितना महीने का होता है, याद रखना, कितने महीने का इम्प्रिजमेंट होगा जब डायरेक्टर नहीं बन पाता है, सर
6 मंथ, 6 मंथ से कम है तो फिर वो डायरेक्टर बन जाता है। 6 मंथ से ज्यादा है तो उतने साल तो काट कर जैसे कि सजा मिली है, प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है। तो इस दो केस में भी क्या होता है, तुम्हारा ऑफिस होगा वैकेट। सर ये सेम दो केस तो 164 में ही थे, तो पहले ही पॉइंट में ये कवर हो गए होंगे। नहीं, क्यों नहीं कवर हुए बताता हूं। देखो है तो 164 के ही पॉइंट, तो ऐसा तो नहीं है लॉ मेकर ने ड्राफ्टिंग एरर कर दिया कि इसको 164 में रखना चाहिए था, अलग से यहां लिख दिया। नहीं, सुनो क्या बोला, अगर ये पॉइंट अट्रैक्ट हुए ना, मतलब क्या, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया, सुनते जाओ, या मान लो तुमने कोई ऑफेंस किया जहां पे तुम्हें इम्प्रिजमेंट हो गया, ये सब कब हो रहा है, ये सब तुम ऑलरेडी जब डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर चुके हो उसके बाद हो रहा है। मतलब तुम यहां पे, एक था 164 में क्या था, यहां पे तुम एंट्री नॉर्म्स भी पूछ लिया गया तुमने, क्या ऐसे हुआ है, तुम अपॉइंटमेंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। और ये क्या हुआ, तुम डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हो, काम मस्त कर रहे हो, फिर क्या हो गया, ये सारे पॉइंट्स अट्रैक्ट हो गए। मतलब किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मान लो तुम्हें कुछ इम्प्रिजमेंट हो गया 6 महीने से ज्यादा वाली, तब यहां पॉइंट अट्रैक्ट हो गया। तो ये होता है वेकेशन। बट अभी भी ये साथ नहीं रहा, ये और क्या एक्सप्लेन किया बताता हूं। एक तो दोनों में अंतर ये हुआ, अब इसने और क्या एक्सप्लेन किया सुनो, इसने और क्या एक्सप्लेन किया कि नो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइजो में लाया गया, इसी ई को प्रोविजन लाया, इसलिए इसको ना 164 से अलग रखा गया इसमें। अदरवाइज तो 164 का ही पार्ट है ना, डिस्क ऑर्डर बाय कोर्ट या कोई भी 6 मंथ से ज्यादा ऑफेंस हो जाए, बट इसको क्यों अलग है, इस प्रोवाइजो वजह से। नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 30 days, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब यहां पे बोला गया कि कोर्ट का ऑर्डर या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया ना, या मान लो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफेंस का जो ऑर्डर आया 6 महीने ज्यादा सजा का, तो तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है अपील फाइल करने का। अपील फाइल कर दो, इसलिए बोला कि अगर ये दोनों चीज हुआ अभी ना, तो 30 दिन तक तुम्हारा ऑफिस वैकेट नहीं होगा, क्योंकि बोला गया कि 30 दिन तक तुम टाइम है, एक काम करो अपील डाल दो। हो सके जानबूझ के तुम्हारा कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, या मान लो जानबूझ के इम्प्रिजमेंट का हो गया, फंसाना चाह रहा है, तुम कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो, फंसा दिया कोई तुम्हें, तो एक अपील फाइल कर दो। पीछे वैसा कुछ नहीं था, तो अपील फाइल कर दो। 30 दिन बीत नहीं आना चाहिए, 30 दिन बीत गए तो फिर तुम भाई डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वही बोला 30 दिन तुम्हें इम्यून किया गया, ऑर्डर आया कोर्ट का, तो हम तुम्हारी बैक डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, तुम्हें 30 दिन तक इम्यून कर रहे हैं। 30 दिन के बाद तुम्हें बताएंगे, तो 30 दिन में तुम्हारा अपील फाइल कर दिया तो 30 दिन तक तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया, बट 30 दिन के बाद अपील नहीं हुआ अपील फाइल, तो 31st दिन तुम डिस्क्वालीफाई कर दोगे, ठीक है। और क्या लिखा गया इसमें, सुनो, नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 7 days फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील। मान लो अपील फाइल किया तुमने, ठीक है, फर्स्ट मान लो तुमने इम्प्रिजमेंट का ऐसा ऑर्डर आया, जब कोर्ट का ऑर्डर आया, तुम अपील फाइल किया और अपील 30 दिन के अंदर फाइल हो गया, परफेक्ट। अब मान लो अपील फाइल किया तो सामने वाले जिसको कोर्ट को फाइल किया तुमने अपील, उसने भी तुमने ऑर्डर सुनाया होगा, तो उस ऑर्डर से 7 दिन तक भी तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाओगे। मतलब क्यों, क्योंकि तुम हो सके तुम फर्दर अपील करो। तुम होता नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का सही नहीं लगा डिसीजन, तो हम अपीलेट अथॉरिटी जाते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल जाते हैं, नहीं लगा सही, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो 30 दिन तो तुम नॉर्मली नहीं हो गए। फिर मान लो अपील में गए थे तुम, अपील में खुश नहीं थे, उसका ऑर्डर आ गया, तो भी 7 दिन तुम्हें टाइम है फर्दर अपील करने का। इसलिए याद रखना दोनों केस हो सकता है, ठीक है। चलो अब दो वैकेशन के पॉइंट्स इतने ही थे। अब क्या आता है क्वेश्चन, क्या होगा फिर सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, वैकेट हो जाएंगे। मतलब एग्जांपल बताता हूं, ए बी सी डी ई, ये डायरेक्टर थे एक्स वाई जेड में, ठीक है। अब ये है पी क्यू आर, ए बी सी डी ई, ये भी क्या थे, डायरेक्टर थे पी क्यू आर में, सेम दोनों लोग क्या है, पी एक्स वाई जेड पी क्यू आर डायरेक्टर है। इस कंपनी ने क्या किया, 3 कंसेक्यूटिव ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो क्या हो गया, ये 164(2) अट्रैक्ट हो गया और डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, और क्या हो गया, तुम्हें वैकेशन करना पड़ेगा। तो किस कंपनी से वैकेशन होगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सोचो किस कंपनी से करेंगे वैकेशन, इस कंपनी से नहीं, इस कंपनी को छोड़ के। इसलिए मैं आपको बताया, बार बार दिखा रहा हूं, यहाँ पे प्रोवाइडेड था, देखो इनकम डिस्क्वालिफाई करना, बट एक डिस्क्वालिफिकेशन इन सेक्शन 164(2) जिस कंपनी में एक्चुअली में गलती हुई है ना, उस कंपनी वैकेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें उसकी कंपनी में कांड को ठीक करना, जो कांड हो रखा है, तो मतलब इस कंपनी में क्या होगा, इस कंपनी में वैकेशन नहीं होगा।
तो कहां होगा? तुम्हारी हर कंपनी में जहां तुम अलग से डायरेक्टर थे, तो PQ में क्या होगा? वैकेशन। तो सर क्या हो गया? सारे डायरेक्टर वैकेशन हो गए। हाँ, क्योंकि सारे डायरेक्टर भी थे यहाँ पे, सेम थे, सारे डायरेक्टर यहाँ भी सेम थे, तो सर कोई डायरेक्टर नहीं बचा यहाँ पे, तो कोई डायरेक्टर नहीं बचा। ठीक है, कोई डायरेक्टर नहीं बचा। सही बात है यार, सारे डायरेक्टर वैकेट हो गए। हो सकता है, एक देखो एक सिनेरियो बता रहा हूं, ऐसा हो सकता तभी प्रोविजन प्रोवाइडर में ये सब प्रोविजन में ऐड किया गया है। एक कंपनी में 6 डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर और भी सेम कंपनी में थे, तो 6 डायरेक्टर की सारी डिस्क्वालिफिकेशन एक्टर कर देंगे, सारे वैकेशन हो जाएगा। इसमें तो नहीं होगा, जिस कंपनी में कांड किया उसमें तो नहीं होगा, बट अदरवाइज तुमने और कहां कहां रखा था ना, सारे कंपनीज क्या होगा? हट जाओगे, रिमूवल हो जाएगा। तो सर इसमें तो बचे डायरेक्टर जीरो, बड़ा बड़ा जीरो बचा। हाँ, तो क्या करेंगे? तो कैंसिल में बताता हूं तो क्या करेंगे। देन द प्रोमोटर, ठीक है, देन द प्रोमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इफ नो प्रोमोटर। सबसे पहले बोला कि प्रोमोटर, देखो तुम्हें क्या करना है, सुनो तुम्हें क्या करना है, और अगर प्रोमोटर कंपनी में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें क्या करना है, तो तुम लोगों को क्या करना है, सुनो तुम लोगों को क्या करना है, shall appoint required number of directors। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर तो जीरो हो गए। अब जीरो हो गए तो प्रमोटर एक काम करो, 2-3 डायरेक्टर ले आओ, 2-3 डायरेक्टर ले आओ, ठीक है। तो क्या करना है, ये प्रमोटर हो तो तुम ही ले आओ, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट इफ प्रमोटर नहीं है तो मतलब पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर का ही है कि डायरेक्टर जीरो हो गए तो क्या करो, सेल अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। और वो कब तक रहेंगे? वही फर्स्ट डायरेक्टर कंसेप्ट याद आएगा। फर्स्ट डायरेक्टर में क्या होता है, हु शैल होल्ड ऑफिस until directors are appointed at जनरल मीटिंग। सिंपल सी बात है, प्रोमोटर अगर है, मान लो प्रोमोटर है, उसने क्या किया, 2-3 डायरेक्टर लिया, अब यही 2-3 डायरेक्टर क्या करेंगे, एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे। अब इसी जनरल मीटिंग क्या होगा, ओवर पास करके डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। तो जब जीरो हो जाए ना डायरेक्टर, वैकेशन सारे डायरेक्टर का हो जाए ना, तो प्रोमोटर तुम क्या करो, कुछ डायरेक्टर को बुला लो, बना लो तुम अपने हिसाब डायरेक्टर, उनको बोलो कि जनरल मीटिंग कंडक्ट करें, क्योंकि डायरेक्टर ही थंब क्या होता है, जनरल मीटिंग में ओवर पास करके डायरेक्टर क्या होता है, अपॉइंट होता है। इफ प्रोमोटर कंपनी में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है, तुम 2-3 डायरेक्टर बना लो, उसको बोलो कि जनरल मीटिंग कंडक्ट करे, उस जनरल मीटिंग में पक्का डायरेक्टर अपॉइंट होता है, ओवर वाला। ठीक है, तो ये हमारा था 167। अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं 164 167 से। अब करेंगे 168। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज कुछ अंतिम सांसों में चैप्टर चल रहा है हमारा 168, दैट इज रेजिग्नेशन। ये बहुत इजी है, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगा आपको अभी। इसका क्वेश्चन बहुत इजी आता है, एक ही छोटा टॉपिक है ये, सुनो। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये मान लो मिस्टर साहिल है, ठीक है, साहिल मेहता, चलो ये कंपनी में डायरेक्टर थे, नाम बताता हूँ, एबीसी लिमिटेड में। अब इनको है ना अपना क्या करना, टीचिंग करना था, और ये कंपनी में डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टर बन गए तो कंपनी बार बार बोर्ड मीटिंग करके बुला रही थी, कर रही थी, वो कर रही थी, टीचिंग में टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे पेज निकाला, ऐसे लिखा, रिस्पेक्टेड ऑल, मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा, जो करना है करो। ठीक है, उसने लिख दिया पहले प्यार से, रिस्पेक्टेड ऑल, मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं आने वाला, अब से आपको जो करना है करना। ठीक है, अब इसने क्या किया, मिस्टर साहिल मेहता ने, इसने कंपनी को भेज दिया। कंपनी बोले यार मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक्सेप्ट। तो ये डायरेक्टर रिजाइन नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टर रिजाइन आराम से दे सकता है, कंपनी एक्सेप्ट करे या ना करे। तो एक बात याद रखना, कंपनी इसका जो भी लेटर एप्लीकेशन है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे, ये आराम से रिजिग्नेशन कर सकता है। चलो कुछ अब एग्जांपल बताओ, अब क्या होता है, वर्डिंग लिखता हूँ, लॉ वाली थोड़ी। रेजिग्नेशन ये होता है, क्या रेजिग्नेशन क्या होता है यार, तुमने अपने ऑफिस में काम नहीं करना, तुमने लेटर लिखा सर कि जो भी हमने लिख दिया कि आपको काम सीखने में मजा नहीं आ रहा है, या मान लो आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, हमने लिखा, कंपनी को लिखा, कंपनी को पढ़ा, कंपनी बोला कि नहीं तुम नहीं आ सकते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी आराम से जा सकता है। तो मिस्टर साहिल मेहता आराम से अब जा सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक है वो पढ़ाता हूँ, 168 में रेजिग्नेशन यही होता है, नॉर्मली यही होता है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर पढ़ते कुछ कुछ टॉपिक, मतलब क्या, सुनो। रिजाइनिंग डायरेक्टर
ठीक है, क्या करेगा रिजाइनिंग डायरेक्टर, क्या करेगा, सेंडिंग और रिटन नोटिस कॉल पे नहीं चलेगा ये सब, देखो रिटन नोटिस देना पड़ेगा, थोड़ा तो भाई एथिक्स फॉलो करो अच्छे से, रिटन नोटिस देना पड़ेगा अबाउट हिज रेजिग्नेशन। क्यों जा रहे हो भैया, क्यों जा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम के लिए, ये सब नहीं बताना, एग्जाम बताओ टाइम के लिए, या मान लो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, कुछ भी रीजन देके क्या करो, अपना रिटन नोटिस दे दो कंपनी को, और किसको देना है, किसको देना है, कंपनी को। और इसमें 2-3 चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंपनी को दे दिया, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे देखो, कंपनी को तो रिटन नोटिस डायरेक्टर ने दे दिया, मान लो ये डायरेक्टर थे मिस्टर साहिल, इसने दे दिया रिटन नोटिस, दे दिया कंपनी को, दे दिया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सुनो, सेल, मतलब मैंडेटरी कंपनी को ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस मिलने से, उसने दिया नहीं वहां से नहीं, रिसिप्ट ऑफ नोटिस। देखो ये सब उतना गौर नहीं किया जाता है, बट याद रखना तुम्हें जब से मिला वहां से 30 दिन जोड़ेंगे ना, तो इसने दे दिया, मान तुम्हें आए हुए, इसने दिया 1 तारीख को, तुम्हारे पास आया 10 तारीख को, तो वो 10 तारीख से 30 दिन, ना कि 1 तारीख से 30 दिन, तो विद इन 30 days रिसिप्ट ऑफ नोटिस क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, इंटीमेट आरओसी को, किस फॉर्म में, DIR 2। चलो एक मैं बताता हूं, बहुत सारे फॉर्म बताया था। DIR 3 कब होता है, जब नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है। DIR 3A कब होता है, जब सरनेम यूज करते हैं। DIR 5 कब होता है, जब वॉलंटरी हम छोड़ के जाते हैं। DIR 6 कब होता है, जब कुछ चेंजेस करते हैं, जो चेंजेस DIR 3 वाले चेंजेस होते हैं। DIR 3 KYC कब होता है, हर साल होता है, जब ये KYC पे हर साल होता है, जब हम कोई भी हर साल होता है KYC को डायरेक्टर को। एक बात याद रखना, DIR 12 जो होता है ना, वो कंपनी को, देखो ये इसके लिए याद रखना, DIR 12 के लिए कंपनी को डायरेक्टरशिप में कोई भी चेंजेस होते हैं ना, उस वो DIR 12 फॉर्म में जाता है। जब कोई कंपनी सबमिट करता है आरओसी को, तो डायरेक्टर में या तो डायरेक्टर नया आया या डायरेक्टर जा रहा है, वो सारा क्या होता है DIR 12 में कंपनी सेंड करता है आरओसी को। तो DIR 12 एक वास्ट फॉर्म हो गया, डायरेक्टर आने का भी, डायरेक्टर जाने का भी, किसके लिए, कंपनी को आरओसी सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या ये मैंडेटरी है, कंपनी को करना ही पड़ेगा, हाँ भाई मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा है सर वर्ड सेल, मतलब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें जिस दिन नोटिस, या मान लो ये रिटन नोटिस मिला ना रेजिग्नेशन का, वहां से 30 दिन के अंदर क्या करो, आरओसी को इंटीमेट करो, मैंडेटरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और क्या करो, प्लेस इट ऑन वेबसाइट। अब जरूरी नहीं है हो या ना हो, ठीक है, सॉरी जरूरी नहीं है वेबसाइट होता भी है, इफ एनी, इसलिए लगा दिया इफ एनी। अगर तुम्हारा वेबसाइट है तो उसको भी क्या करो, वहां पे प्लेस करो, परफेक्ट। और क्या बोलते कंपनी के लिए, कंपनी और क्या करो, दो तो देख लिया कि आरओसी इंटीमेट करो, वेबसाइट पे फिट करो, और क्या बोला, कंपनी प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना रेजिग्नेशन का ना फैक्ट जो था, जो भी मतलब उस डायरेक्टर ने बताया कि मैं इस रीजन से जा रहा हूं, इस रीजन जा रहा हूं, तो रेजिग्नेशन का फैक्ट कहां पे बताना पड़ेगा, इन दी बोर्ड रिपोर्ट। कहां पे, इन दी बोर्ड रिपोर्ट, इन दी बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में बता दो भैया, कौन बताएगा, कंपनी बताएगा। तो 3 कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, आरओसी को इंटीमेट करो, मैंडेटरी एसएल, वेबसाइट पे डालो इफ तुम्हारा वेबसाइट है, और क्या करो, तो फैक्ट जो लिखा है ना उस डायरेक्टर ने, कि डायरेक्टर ने फैक्ट क्या लिखा है, टाइम के चक्कर में, तो टाइम वन चक्कर में फैक्ट है ना रेजिग्नेशन का, उसको बोर्ड रिपोर्ट में क्या करो, इंटीमेट करो, एंड इमीडिएटली प्रेजेंट इन नेक्स्ट जीएम। और नेक्स्ट जीएम में दिखा दो भैया ये डायरेक्टर गया है, हमारा बात खत्म। तो ये कंपनी के ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो सर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्टर बस बोल देगा कि मजा नहीं आ रहा, लिख दिया, कंपनी भेज दिया, नहीं। देखो डायरेक्टर को बोला गया, सुनो डायरेक्टर को क्या बोला गया, डायरेक्टर में, मतलब तो डायरेक्टर तुम नहीं भी करो चलेगा, यहाँ पे मे है, मैंडेटरी नहीं है। क्या करो, मे फॉरवर्ड कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन टू आरओसी, ठीक है, विद इन 30 days, यहां भी विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन, फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है। तो रेजिग्नेशन डेट से क्या करो, फ्रॉम रेजिग्नेशन डेट से क्या करो, आरओसी को इंटीमेट करो। तो यहां भी DIR 12 जाएगा, नहीं DIR 12 में सारा ना कंपनी जाता है, यहां पे कौन सा फॉर्म जाएगा, नया फॉर्म देखेगा DIR 11। तो क्या DIR 11 सबसे पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है करना, नहीं, मैं लिखा मे, मतलब डायरेक्टर तुम्हारा मन है,
तो तुम क्या करो, एक कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन क्या करो, आरओसी को फॉरवर्ड कर दो कितने 30 डेज में रेजिग्नेशन से, किस फॉर्म में, DIR-11। DIR-12 इज ओनली फॉर कंपनी इंटीमेटेड टू आरओसी, बट DIR-11 इज फॉर डायरेक्टर इंटीमेटेड टू आरओसी। यहां पे लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मे यूज किया गया है। परफेक्ट। अब सब बहुत इन चैप्टर का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता बताता हूं, क्या क्वेश्चन लेता हूं, यही क्वेश्चन आता है जो मैं पूछने वाला। एक तो मैं मे सेल का आ गया, कंपनी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब तुम्हारा रेजिग्नेशन कब से माना जाएगा, किसका रेजिग्नेशन, डायरेक्टर का रेजिग्नेशन कब से माना जाएगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला समझ लो, जो समझना समझ लो, लिखवा देता हूं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय कंपनी। सुनते जाओ, सुनो, ये फॉर्मूला समझ लो, जो अभी समझाऊंगा, आराम समझाऊंगा। और डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस बाय डायरेक्टर, सुनते जाओ, ठीक है। विच एवर इज लेटर और अर्लियर, विच एवर इज लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। सुनो बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये टाइमलाइन बनाता हूं, डायरेक्टर यहां पे था, इसने क्या किया, एक नोटिस भेजा और नोटिस में लिखा कि मैं 1 दिसंबर से रिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, 1 दिसंबर से रिजाइन कर रहा हूं, नोटिस में लिख दिया। परफेक्ट। अब ये डायरेक्टर यहां पे था 1 अगस्त को, उसने नोटिस में क्या लिखा, 1 दिसंबर से रिजाइन कर रहा हूं, नोटिस भेजा। कंपनी को क्या हुआ, रिसिप्ट नोटिस हुआ कंपनी को कब, ये मान लो 1 अगस्त था, कंपनी में रिसिप्ट हुआ, मान लो 1 अक्टूबर को रिसिप्ट हुआ, तो क्या 1 अक्टूबर रिसिप्ट हुआ तो वो रिजाइन कर देगा, नहीं। नोटिस में क्या लिखा है, जब कंपनी को नोटिस रिसिप्ट हो और जब नोटिस में जो डेट स्पेसिफाइड किया है ना डायरेक्टर ने, उस दोनों डेट से बीच में लेटर, तो स्पेसिफाइड कब हुआ है डेट, स्पेसिफाइड तो डेट हुआ है मेरा 1 दिसंबर को लिखा है इसने, तो 1 दिसंबर को रेजिग्नेशन डेट इफेक्टिव माना जाएगा। सर दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा बताता हूं। मान लो यहाँ पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था, डायरेक्टर था यहाँ पे, इसने क्या लिखा, इसने लिखा कि मैं 1 अक्टूबर से नहीं आऊंगा, बट वो नोटिस डायरेक्टर ने भेजा, बट नोटिस रिसीव हुआ कंपनी को 1 दिसंबर को, तो क्या 1 अक्टूबर से नहीं आएगा वो, नहीं, 1 दिसंबर से रेजिग्नेशन इफेक्टिव माना जाएगा। तो जब भी नोटिस रिसीव हो कंपनी को और जब स्पेसिफाइड डेट हो, विच एवर इज लेटर वन, ठीक है, विच एवर इज लेटर वन, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूं, इजी है, सुनो, ये तो हमें समझ आ गया। अब मान लो बोल दे कि यार देखो, यहां से मान लो इसका तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे रेजिग्नेशन हुआ ना, यहाँ पे इस केस में, और इसका यहाँ पे केस में क्या हुआ, इस केस में रेजिग्नेशन हुआ, जो भी लेटर होगा, जब वो डायरेक्टर रिजाइन करने वाला है वो डेट स्पेसिफाई करेगा कि भाई मैं इस डेट से रिजाइन होऊंगा। मान लो ये 1 अगस्त को था, इसने बोल दिया कि मैं 5 अगस्त से रेजिग्नेशन लेने वाला है, बट कंपनी नोटिस रिसीव हुआ 1 अक्टूबर को, तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन ये होगा। अब एक बात आता है कि जब डेट ऑफ रेजिग्नेशन से पहले कुछ काम किया है डायरेक्टर ने, या उससे पहले कभी काम किया है, उसके लिए लाइबल कौन होगा, तो वही ये डायरेक्टर खुद लाइबल होगा। तो एक सेंटेंस और आता है इसमें, डायरेक्टर लाइबल, ठीक है, आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। तुम्हारा रेजिग्नेशन भले ही हो गया, तुम उस कंपनी को भले ही छोड़ दिए हो, बट तुम्हारे जो ऑफेंसिव हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, पास्ट डायरेक्टर पास्ट इंप्लॉयमेंट में जो भी लोग होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको भी असिस्टेंस देना पड़ता है इंक्वायरी इंस्पेक्टर ये लोग का। तो तुमने जो भी ऑफेंसेस किए, कब, ड्यूरिंग हिज टर्म, तुम भले अब कंपनी से रिजाइन हो जाओ, हो सकता है तुमने कुछ कांड कर दिया हो और तुम डर के मारे कंपनी से भाग रहे हो, तो भाग भी जाओगे तो कोई भाई फायदा नहीं। 168 बोलता है कि तुम रिजाइन भी कर दिए ना, तो तुम्हारा जो टर्म तुमने जो अपने टर्म पीरियड में जो भी कांड किए ना, तुम उस ऑफेंसेस के क्या हो, लाइबल हो। तो ये याद रखना। तो सेक्शन 168 में इंपॉर्टेंट क्या था, रेजिग्नेशन लेटर देगा, लेटर में कंपनी क्या करेगा, मैंडेटरी सेल है, आरओसी को इंटीमेट करेगा 30 डेज के अंदर, वेबसाइट पे डालेगा इफ है तो, और क्या करेगा, बोर्ड रिपोर्ट में फैक्ट बताएगा कि किस रीजन से, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में डालेगा। डायरेक्टर पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आरओसी बता सकता है DIR-11 में। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब होगा, डायरेक्टर जब वो डेट स्पेसिफाइड कर दे, और कंपनी को जब वो डेट नोटिस रिसीव हो, विच एवर इज लेटर वन, ठीक है। सारा मान लो डायरेक्टर बोला कि मैं तो रिजाइन कर दिया कंपनी में, और मान लो पिछले कोई कांड खुल जाए, तो भैया तुम अभी भी लाइबल हो। इंस्पेक्शन इंक्वायरी में देखा था हमने, और यहां भी इस सेक्शन को यही बोल रहा है। क्या होगा इस सारे डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर दे तो सेम है सेक्शन 167, मतलब प्रोमोटर्स आएंगे, ये प्रोमोटर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा
डायरेक्टर को, और वो डायरेक्टर नेक्स्ट एजीएम बैठाएगा, एजीएम नहीं सॉरी जीएम बैठाएगा, वहां पे मेन डायरेक्टर अपॉइंट करेगा ओआर इन जीएम वाला। ठीक है, चलो पढ़ेंगे 169। चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 169। ठीक है, ये मान लो अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है पढ़ने लायक। ये क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या होता है कि डायरेक्टर को कैसे हटा सकते हैं। तो सर ला कह सकते हैं ओआर इन जीएम, हटा कह सकते हैं हाँ ओआर इन जीएम। अब इस हटाने का प्रोसेस, तो हटा तो ओआर इन जीएम बस नहीं बता, हटाने के प्रोसेस को पढ़ना है हमको इसमें। अब इस पर तो मान लो कोई मेंबर था, कंपनी का मेंबर था मिस्टर ए, इनको ना एक डायरेक्टर था मिस्टर एक्स करके। ये कंपनी के मेंबर को लगा ना यार ये तो डायरेक्टर ना जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है ना कुछ अटेंड करता है, खामखा कंपनी में डायरेक्टर बन रखा है, तो क्यों ना इसको हटा दें, क्यों ना इसको रिमूव करें। और यहाँ देखा ना ऊपर भी वैकेशन में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर होने पे वैकेशन होता ही है, तो एक पॉइंट और ऐड करना रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का, इसलिए मैं इसको अभी रोक के रखा था। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को तो ऑब्वियसली पता है वैकेशन ऑफ ऑफिस होगा ही होगा, तो इस मिस्टेक लगा क्यों ना इसको रिमूव कर दे, बिकॉज ये बोर्ड मीटिंग अटेंड ही नहीं करता। या मान लो कुछ गलत टाइप का आदमी है, इसको हटा देते हैं। तो क्या कोई भी मेंबर आके, जब मेंबर ही है ना, क्या कोई भी मेंबर आके किसी भी डायरेक्टर को ऐसे हटा सकता है? सुनो, ठीक है, सबसे पहले समझो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कैसे हो सकता है? एक तो बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है, और एक तो क्या हो सकता है बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी कैसे करता है? सेक्शन 242 में जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के चैप्टर है, एनसीएलटी के पास पूरी पावर है कि एनसीएलटी क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है और शेयर होल्डर्स भी हटा सकता है। अब हम देखेंगे सर, जैसे हमने पीछे देखा ना, ये तो कौन था, ये तो शेयर होल्डर ही था ना, तो कैसे शेयर होल्डर सकता है? मतलब कोई भी शेयर होल्डर कंपनी घूमते फिरता आएगा, उसको कोई डायरेक्टर दुश्मनी है तो हटा देगा? नहीं, शेयर होल्डर को बोला गया कि कुछ टाइप के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लाया गया। तो कुछ टाइप में कौन टाइप के शेयर होल्डर्स लाएंगे, पहले ये देखो, सुनो। उससे पहले ये तो समझ गया है, उससे पहले क्या एक चीज और समझो, दो पॉइंट और समझाता हूँ, ये अलग है, इसी सेक्शन में है बट इस कंसेप्ट को थोड़ा अलग जाएंगे। ठीक है, रुको सुनो। पहला क्वेश्चन आता है, कौन से डायरेक्टर नहीं हटेंगे, मतलब तुम उसको नहीं हटा सकते। तो आंसर याद रखना, जो सेक्शन 242 में ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है, या सॉरी एनसीएलटी अपॉइंट करता है। देखो एनसीएलटी पास पावर है 242 में, 242 अच्छे समझाया था कि एनसीएलटी के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है या किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। तो मान लो कि 242 में कोई डायरेक्टर को उसने अपॉइंट किया था, तो वो एनसीएलटी वाला अपॉइंट किया डायरेक्टर को तुम नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। और एक पढ़ेंगे अभी जस्ट पढ़ने वाला, लास्ट में पढ़ेंगे, उसको लास्ट में उठाऊंगा, नॉट मच इंपॉर्टेंट सेक्शन है बट ठीक है। और सेक्शन 163 वाला डायरेक्टर, सर 163 पता है, पढ़ाई नहीं अपने, यहाँ पढ़ा दूंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ा देता हूँ। देखो अभी लास्ट पढ़ाऊंगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, ये भी बस याद रखो, ये पढ़ाऊंगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला। ये क्या होता है? ये वाला जो डायरेक्टर होता है ना, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होता है, उस डायरेक्टर भी आप हटा नहीं सकते। तो दो डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, कौन सा? जो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है 242 में, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको आप नहीं हटा सकते। अदरवाइज उसके अलावा आप सारे डायरेक्टर को अपना हटा सकते हैं। ठीक है, चलो एक और मैंने क्या बोला, डायरेक्टर हटाना क्या पास करना पड़ेगा? ओआर, सिंपल ओआर। लाना है तो ओआर, हटाना है तो ओआर इन जनरल मीटिंग। ठीक है, आरओपीएच देख के हटाएंगे। हमारा लॉ बड़ा प्यारा है, हमें बोलते हैं किसी को हटा रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, सुन लो उसको, सुन लो। ठीक है, तो हटाना भी है तो ओआर इन जीएम। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटाना है तो हाँ ओआर इन जीएम। बट याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, बट अगर सेकेंड टेन्योर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टेन्योर वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सब मतलब देखो, मान लो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट हुआ 1/4/2016 को, और उसने 5 साल कंप्लीट कर लिया, मतलब 1/4/2021, तो ये 5 साल तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही होता है। बट मान लो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर से री अपॉइंट हो गया सेकेंड टेन्योर में अपने 5 साल के, तो यहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटाते हो ना,
तो एसआर पास करना होता है। यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए भी एसआर पास करना होता है और हटाने के लिए भी एसआर पास करना होता है। तो सिंपल बताऊं, जो कंसेक्यूटिव वाला रीअपॉइंट वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, उसको हटाना है तो एसआर पास होना है। नॉर्मली ओआर पास होना होता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा, जब सेकंड टेन्योर में, मतलब अपने सेकंड फिफ्थ ईयर में है। फर्स्ट फिफ्थ ईयर में उसने हटाया तो ठीक है, ओआर ही पास होता है, बट इसने फर्स्ट फिफ्थ ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाले फिफ्थ ईयर में रीअपॉइंट वाले में, अब यहां से इसको हटाना है तो एसआर पास करके हटाएंगे। आरओबीएच देना ही देना है, ठीक है। चलो, अब ये था छोटे छोटे कंसेप्ट इसी सेक्शन में, ये मैंने पहले कवर कर दिए। अब हम अपने आते हैं यहाँ पे, इस चीज पे आते हैं, इस चीज पे। एनसीएलटी तो हमने देख लिया, कौन से डायरेक्टर नहीं हटेंगे, जो एनसीएलटी के अपॉइंट किया डायरेक्टर होता है, और सेक्शन 1C3 प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर, तो ये नहीं हटेंगे। और क्या देखा हमने, हटते कैसे, ओआर जीएम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सेकंड वाला कंसेक्यूटिव 5 ईयर वाला, तो ऐसा पास होगा, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कैसे हटा सकता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स कैसे हटा सकता है, ये मान लो शेयर होल्डर है, ये कैसे हटा सकता है। तो पहला क्वेश्चन था, कोई भी शेयर होल्डर कितने भी शेयर होल्डर हटा सकते हैं, नहीं, लिमिट दिया है। लिमिट इंपॉर्टेंट है, सुनो, लिमिट 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो बताता हूं। मेंबर लिख दो, ठीक है, यही मेंबर, और यहां लिख देता हूं कंपनी, ठीक है। मेंबर मतलब यही शेयर होल्डर जो है, ये वाला, ये मेंबर है कंपनी का। कंपनी को क्या भेजा इसने, स्पेशल नोटिस, ठीक है, स्पेशल है, तुम उसको हटाने वाले हो तो एक स्पेशल नोटिस भेजो। तुम्हें वो नहीं पसंद है, तुम्हें लग रहा है कि वो बोर्ड मीटिंग नहीं अटेंड करता है, बस जबरदस्ती का कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है, तो इस मेंबर को गुस्सा आ गया, मिस्टर ए थे, गुस्सा आ गया, इसने क्या भेजा कंपनी को, स्पेशल नोटिस, ठीक है। सेक्शन 115 वाला, आईपीसीसी डेज में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, 115 वाला पढ़ना, ठीक है, ठीक है। अब एक बोलता है कि नोटिस, स्पेशल नोटिस में मतलब कोई भी आदमी आके, मान लो ये कंपनी का मेंबर है, ठीक है, और इसके पास मान लो 1% भी वोटिंग पावर नहीं है, और इसने स्पेशल नोटिस भेज दिया, तो कोई भी स्पेशल नोटिस भेज के मैं कंपनी में डायरेक्टर को हटा सकता है, नहीं। लिमिट इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है सुनो, स्पेशल नोटिस का लिमिट क्या है सुनो, मेंबर्स होल्डिंग 1% और इक्वल टू ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब ये जो मेंबर है ना, इसके पास एटलीस्ट कम से कम 1% वोटिंग पावर हो, तभी तुम किसी पे उंगली उठा सकते हो कि हाँ ये डायरेक्टर को मेरे को हटाना है, नहीं तो मैं वोटिंग पावर नहीं है तो, और मेंबर, ठीक है, या मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स इन वैल्यू which aggregate amount is rupees 5 लाख, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कौन से मेंबर शेयर होल्डर्स स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, या तो वो 1% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो कंपनी में, या तो वो शेयर्स की वैल्यू होल्ड कर रहे हो जो 5 लाख तक है कंपनी में, ठीक है, 5 लाख तक है कंपनी में, ठीक है। तो ये नोटिस को क्या करेंगे, साइन करके भेजेंगे। या अकेला मेंबर भी क्या कर सकता है, अगर 1% वोटिंग पावर तो वो भी कर सकता है, या मतलब मेंबर्स भी कर सकते हैं, मेंबर या मेंबर्स लिख देना, जो 1% टोटल वोटिंग पावर, और नहीं वोटिंग पावर 1% हो रहा है, और मान लो उसने 5 लाख का अमाउंट भी पेयर सर्टिफिकेट में होल्ड किया हुआ है, तो ठीक है, वो भी भेज सकते हैं। तो और है यहाँ पे, कोई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, और है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए वो स्पेशल नोटिस भेज सकता है। चलो ठीक है, अब नोटिस किसके पास आया, कंपनी पास आया। अब कंपनी क्या करेगी आगे देखते हैं। अब कंपनी के पास क्या आया, नोटिस आया, परफेक्ट। अब कंपनी क्या करेगी ना, नोटिस को, कंपनी नोटिस को क्या करेगी, कंसर्न डायरेक्टर को देगी, मतलब कंपनी सेंड करेगी, सेंड टू कंसर्न डायरेक्टर, मतलब देखो भाई, कंसर्न डायरेक्टर मतलब देखो मिस्टर एक्स, तुम्हारे पे है ना एक शेयर होल्डर्स ने, उसने है ना रीजन दिया है कि तुम बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं होते, वो तुम्हें बोल रहे कि हटाने के लिए। तो कंसर्न डायरेक्टर बेचारा ऐसे खड़ा था, वो ऐसे था, वो ऐसे हो गया बेचारा, बोले हाँ मेंबर ने बोला मेरे को कि हटाना है, हाँ मेंबर ने बोला हटाना है, तो नोटिस किसके पास गया, कंसर्न डायरेक्टर के पास गया। परफेक्ट, सिंपल बात है, फॉरवर्ड कॉपी ऑफ नोटिस। भाई नोटिस लिखना स्पेशल नोटिस, भाई स्पेशल है, किसी को हटाने के लिए स्पेशल नोटिस जा रहा है, वर्ड ये होनी चाहिए स्पेशल नोटिस, ठीक है। स्पेशल नोटिस किसको जाएगा, कंसर्न डायरेक्टर, जिसके लिए वो नोटिस गया है, उसने लिखा होगा, मिस्टर ए ने जो भी भेज रहा होगा, इसके लिए वो लिखा होगा कि मुझे इस डायरेक्टर को हटाना है, मैं 1% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा हूँ, या मैं 5 लाख का शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा हूँ।
अब ये डायरेक्टर क्या करेगा, एक रिटर्न क्या देगा, रिप्रेजेंटेशन देगा, किसको देगा, टू दी कंपनी। अब ये चुप नहीं रहेगा, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, मतलब सिंपल आरओबीएस टाइप है, देगा ठीक है, टू दी कंपनी एंड रिक्वेस्ट। ये बोलेगा यार, मेंबर बोलेगा मेंबर को गलत फैमिली है, तो गलत फैमिली है, मैं तो आता हूँ मीटिंग में, ठीक है, वो थोड़ा तबियत खराब था, मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, ऐसा कुछ करके ना रीजन देगा, और रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को दैट इट मस्ट बी नोटिफाइड टू मेंबर्स। बोलेगा यार, डायरेक्टर बोलेगा कंपनी एक काम करो यार, मेरा रीजन ये है, मैं रिप्रेजेंट ये कर रहा हूँ कि मेरा क्या था, मान लो कि कोरोना था, रिकवरी नहीं कर पा रहा था, तो टाइम लगा, 5-6 महीने लग गए, तो यार मेंबर को बता दो यार, मैं ऐसे जानबूझ के थोड़ी ना बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहा था। तो बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेंबर बता दो, ठीक है। अब मेंबर क्या, अब कंपनी क्या करेगा, द कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या करेगा बताओ, कंपनी क्या करेगा, द कंपनी सेल इफ टाइम परमिट्स क्या करेगा, सुनो, स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो उसने दिया था, किसने, उस डायरेक्टर ने, हैविंग मेड बाय डायरेक्टर इन नोटिस गिवन टू मेंबर्स। कंपनी क्या करेगा, फैक्ट रिप्रेजेंट कर देगा रिप्रेजेंटेशन का, देखो इसको कोरोना हुआ था ऐसे ऐसे, और मेंबर्स क्या करेगा, वो बता देगा नोटिस के साथ, ठीक है। और क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि गिवन टू मेंबर्स, सारे मेंबर्स को बताएगा, वो जो भी कंपनी में है सारे मेंबर्स को बताएगा, और क्या बताएगा, और उनको भी बताएगा जिसने नोटिस पर्सनली भेजा, उनको भी बताएगा, उनको भी बताएगा जिसने पर्सनली नोटिस भेजा, ठीक है। मतलब वो जो मेंबर थे, मालूम मेंबर का नाम मिस्टर ए था, मिस्टर ए को बताएगा देखो ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया है, बताओ तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन तो दिया, बट याद रखना एक चीज और, कंपनी फेक पब्लिसिटी, कंपनी नहीं सॉरी, ये जो डायरेक्टर है ना, ये फेक पब्लिसिटी नहीं कर सकता, ये रोध हो नहीं सकता कि यार तुम्हारे लिए मैं इतना कंपनी में काम किया यार, तुमने ऐसा किया, अच्छा सिला दिया तुमने, वो वाला गाना नहीं गा सकता यहाँ पे। या बोलेगा देखो तुमने मेरे को हटा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे भंडे खोल दूंगा, ऐसे ऐसे करके। तो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जहां पे उसका क्या हो, फेक पब्लिसिटी हो। देखो तो अगर फेक पब्लिसिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन देगा ना, मान लो इसमें लिख देगा क्या कि अगर तुम मेरे को हटाए तो मैं कंपनी के सारे राज खोल दूंगा, और ये कंपनी को बोल रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर को, कंपनी पागल थोड़ी ना है, तुम फेक पब्लिसिटी कर रहे हो, तो भाई कंपनी को पता है ना तुम फेक पब्लिसिटी कर रहे हो, तब कंपनी क्या करेगा, कंपनी को तो पहले पहले क्या था, सैन लिखा था कि हाँ रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को देना है, बट तुम कुछ फेक पब्लिसिटी डायरेक्टर कुछ लिख दिए हो, और तुम बहुत तेज थे, तुम्हें ना बहुत तेज थे, तुम हंस रहे थे, बोला कि हाँ मैं फेक पब्लिसिटी करूंगा, मैं तो चाह रहा था कि कोई मैं ऐसा काम करूं, मेंबर नोटिस दे, मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूं, और मैंने न्यूज़पेपर में डाल दिया, सब जगह डाल दिया। भाई फेक पब्लिसिटी करो, कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास फिर कंपनी क्या करेगा, कंपनी कुछ इंटीमेट नहीं करेगा, मेंबर्स को क्यों इंटीमेट करे भाई, तुमने फेक पब्लिसिटी सब कुछ किया है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी कुछ इंटीमेट नहीं करेगा, कब, जब कंपनी को लगेगा कुछ फेक पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि फेक पब्लिसिटी की हो रहा है, कंपनी चाहे तो मेंबर को नहीं भी बता सकते कि रीजंस क्या थे इसके हटाने के या नहीं हटाने के, ठीक है। परफेक्ट। अब एक बात बताओ, रुको, यहां पे तो हो गया ये, अभी बताओ कंपनी ने मेंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया क्योंकि उसने फेक पब्लिसिटी की, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन डायरेक्टर बोलेगा कंपनी को दैट हम एनसीएलटी में अपील करेंगे या अप्लाई करेंगे, मतलब कंपनी को लगा कि यार ये मेंबर जो है ना ये फेक पब्लिसिटी करने के लिए बोल रहा है, बट डायरेक्टर सॉरी मेंबर नहीं, वो डायरेक्टर ना फेक पब्लिसिटी के करने के लिए ये सब लिखा है, मेंबर पढ़ेंगे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन मेंबर को दिया ही नहीं।
बट ये डायरेक्टर था ना, ये फेक पब्लिसिटी नहीं कर रहा था, कंपनी का मनी था उसको नहीं रखने का। अब डायरेक्टर सही था, डायरेक्टर डायरेक्टर कोई फेक पब्लिसिटी नहीं कर रहा था, ठीक है, सुनते जाओ। देन डायरेक्टर पास राइट है कि वो एनसीएलटी तक क्या क्या कर सकता है, जा सकता है, एनसीएलटी बोलेगा कि कंपनी ने मेरा रिप्रेजेंटेशन रोका, रिप्रेजेंटेशन रोका। सर देन क्या होगा? देन एनसीएलटी के पास दो ऑप्शन आएगा, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब अगर एनसीएलटी लगा कि कंपनी ने ठीक किया, वो बंदा फेक पब्लिसिटी कर रहा था, तो बोलेगा भाई डायरेक्टर तुम्हारा टाटा बाय बाय, ओवर पास करके तुम जा रहे हो। बट एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कंपनी ने जो है ना रिप्रेजेंटेशन मेंबर को नहीं दिया था, और एनसीएलटी ने बोला कंपनी को यार क्यों नहीं दिए, हमें लग रहा है जेन्युइन कॉज है। तो कंपनी तो एनसीएलटी डायरेक्टर, एनसीएलटी किसको हो सकती है, कंपनी हो सकती है कि देखो ये डायरेक्टर जेन्युइन है, इसका हटना जरूरी नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीएलटी चाहे तो बाद में उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये याद रखना, ये पूरा प्रोसेस हुआ। मेंबर को डायरेक्टर निकाल रहे हैं तो 1% वोटिंग पावर या 5 लाख का शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा हो, वो स्पेशल नोटिस देता है कंपनी को, कंपनी उस डायरेक्टर को बताता है कि देखो तुम्हारे खिलाफ स्पेशल नोटिस आया। डायरेक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंटेशन कंपनी के पास आता है, कंपनी क्या करती है, मेंबर को देती है। बट कुछ फेक पब्लिसिटी हो तो कंपनी मेंबर को नहीं दे सकती है। बट डायरेक्टर लगेगा कुछ फेक पब्लिसिटी है ही नहीं, कंपनी जबरदस्ती फेक पब्लिसिटी का इंजाम मेरे पे थोप दिया, तो वो कंपनी क्या, वो डायरेक्टर क्या कर सकती है, एनसीएलटी को अपील कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। अब एनसीएलटी लगा यार कंपनी जानबूझ के कर रही है, तो कंपनी को बोलेगी यार डायरेक्टर जेन्युइन है, इसको निकाला नहीं जाए। लेकिन बाद में पता चला कि एनसीएलटी लगा ये डायरेक्टर ना फेक पब्लिसिटी के लिए कर रहा था, तो डायरेक्टर को संपर्क बोलेगा भाई तुम जाओ, टाटा बाय बाय, तुम्हारा हो गया, अब तुम क्या करो, तुम आना घूम फिर के आराम से, जब तुम ठीक हो जाओ तब आना। तो ये है ना पूरा ये प्रोसेस था। हटता कैसे, ओआर पास करके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड कंसेक्यूटिव वाला होगा तो वो ऐसा पास करके होगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सर चैप्टर अब खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं है। हाँ, अब छोटे छोटे चीज बता देता हूँ, ठीक है, 5-5 मिनट के हैं। सेक्शन 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स KMP प्लस देयर शेयर होल्डिंग। मतलब डायरेक्टर कौन हुए, मैंने बताया सारे, बहुत टाइप के डायरेक्टर बताया आपको स्टार्टिंग से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी, कैजुअल, अल्टरनेट, सारे डायरेक्टर का रजिस्टर मेंटेन होगा। और किसका होगा, KMP, की मैनेजर पर्सन। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कल से स्टार्ट करने वाले, वहां पे KMP की डेफिनेशन है कि CFO आता है, CS आता है, और CS आता है, जो भी CFO आता है, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, ये सब की मैनेजर पर्सन होते हैं। तो कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, कहाँ पे क्या किस किस का, अपने डायरेक्टर का, अपने KMP का, और उसके शेयर होल्डिंग का, शेयर होल्डिंग इन कैश, मतलब शेयर होल्डिंग इन होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में, ठीक है। तो वहां पे कहाँ कहाँ उसका शेयर होल्डिंग है उस डायरेक्टर का, वो सब शेयर होल्डिंग भी मेंटेन करना है। तो ठीक है, सुनो रजिस्टर में क्या क्या आएगा, सिंपल रजिस्टर में जो रजिस्टर होता है ना ये वाला, इसमें क्या क्या मेंटेन करना है, सुनो रजिस्टर तो मेंटेन करना है। रजिस्टर में क्या क्या, सिंपल KYC कर लेना, मतलब नेम, सरनेम, ठीक है, और क्या करना है, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नेशनैलिटी, ठीक है, जितने भी है ना, या मान लो कि मेंबरशिप नंबर उसका, इफ CS होता है मेंबरशिप नंबर, सिंपल समझो फोन नंबर, पूरा KYC करना डायरेक्टर का। किस किस का रजिस्टर मेंटेन करना है, याद रखना डायरेक्टर और KMP दोनों का करना है, ठीक है, किसके साथ, डायरेक्टर और KMP। और साथ में क्या करना, रजिस्टर में देख लेंगे, हाँ एक रजिस्टर बनेगा, इसमें ये सारे, मान लो मिस्टर A डायरेक्टर है तो मिस्टर A का एक पन्ना आया और उसमें उसका नाम, एड्रेस सब लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पन्ना में मान लो मिस्टर C थे, वो KMP थे, KMP में CFO CA सब आता है, उसका लिख दिया। तो ये सब तो नॉर्मल चीज लिख दी, प्लस और क्या हो गया, उसकी शेयर होल्डिंग भी लिखना है, मतलब मिस्टर A ने होल्डिंग कंपनी में 5 लाख शेयर होल्ड किए हैं। तो ये भी लिखना है कि तुम्हारे कितने डायरेक्टर ने शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है, कहां पे, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, या होल्डिंग के सब्सिडरी में, जो भी है वहां वहां कितने कितने शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी, किसने किसने, डायरेक्टर ने और KMP ने। तो उसका क्या क्या लिखना है, पहले रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें नाम, सरनेम ये सारा आ गया, प्लस शेयर होल्डिंग करना कि कितना कितना शेयर होल्ड कर रखा है उसने, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, ठीक है।
चलो ये क्लियर होगा। और ये लास्ट में क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई भी चेंजेस होता है तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर में DIR-12 फाइल करती है। देखो डायरेक्टर, एक कंपनी जो फाइल करती है ना डायरेक्टर रिगार्डिंग, वो DIR-12 ही होता है। वो डायरेक्टर में चेंजिंग आए या डायरेक्टर न्यू आए या डायरेक्टर रिजाइन करे, जो भी चेंज हो रहा है कंपनी कंपनी में डायरेक्टर का, वो DIR-12 फाइल करके ही होता है। ठीक है, दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, ये बहुत जगह मिलेगा आपको। तो जो, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी जिसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, कहा एनुअल रिटर्न और AOC-4 फाइल करनी है सब में। तो ये इतना याद रखो, उतना मुश्किल है, हर बहुत जगह लिखा है यार वो तो। ठीक है, तो डायरेक्टर और KMP का, डायरेक्टर KMP का क्या, डायरेक्टर रजिस्टर और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या क्या रखा है। ठीक है, चलो 171 आते हैं। सो 171 क्या है, मेंबर्स, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, एक बार आया सर, ये सब पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मेंबर राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, जो ऊपर 170 में बना था, कौन सा बना था, जो डायरेक्टर और KMP के रिगार्डिंग रजिस्टर बना था प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न था। तो तुम्हारे कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं ना, मेंबर्स, इनके पास पूरा राइट है, पूरा पावर समझ लो कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, देखना, देखना रजिस्टर को। ठीक है, तो वो रजिस्टर क्या कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। अब याद रखना क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, सुनो क्वेश्चन क्या बनता है। रजिस्टर, सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, बात बता रहा हूं 170 वाला रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एट एवरी AGM। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंपनी का जनरल मीटिंग AGM चल रहा था, और कंपनी का AGM चल रहा था, कंपनी ने अपने AGM में ना वो डायरेक्टर और KMP का रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया, वहां रखा ही नहीं इंस्पेक्शन के लिए। क्या ये गलत है या सही है भैया, यहाँ पे लिखा क्या, सेल, मतलब तुम्हें अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ना ये रजिस्टर वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए रखना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, तुम ये नहीं बोल सकते कि हमने रजिस्टर है ना रजिस्टर ऑफिस पे ही रखा है, वहां पे जाके चेक करी, नहीं। AGM जो कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पे लोग जो आके बैठे हुए हैं, इस AGM में रजिस्टर लेके आओ, ऐसे रजिस्टर और खोल के बैठो, और यहाँ पे ये लोग आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने बोला कि हमने रजिस्टर अपना रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन किया है। भैया ठीक है, मेंटेन करो रजिस्टर ऑफिस में, बट लॉ ने ये भी बोला है 171 में कि तुमने अपना रजिस्टर इंस्पेक्शन के लिए ओपन करना पड़ेगा, कब, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, नॉट GM, AGM। ठीक है, और क्या बोला गया, रजिस्टर shall open for inspection during, कब, बिजनेस आवर्स। सब बिजनेस आवर मतलब, अगर कंपनी बिजनेस आवर, तो सिंपल लॉजिक में बोला गया है कि मान लो कंपनी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना काम करती है ना, तो उस बिजनेस आवर में आके मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सो सुबह 6 बजे तक कर सकती है, अगर वो बिजनेस आवर नहीं है तो नहीं। तो बिजनेस आवर में याद रखना, बिजनेस आवर मतलब जो भी उस कंपनी के ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन समझो, ऑपरेशन का टाइम, कोई भी कंपनी का ऑपरेशन करने का टाइम है ना, उस टाइम के बीच में आके मेंबर आ तो उसका इंस्पेक्शन कर सकती है रजिस्टर का। ठीक है, एट रजिस्टर ऑफिस पे, तो मतलब रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना पड़ेगा, और रजिस्टर ऑफिस पे नॉर्मली मेंटेन होता है। तो याद रखना बिजनेस आवर में, सुबह 6 बजे नहीं, बिजनेस आवर मतलब कंपनी का बिजनेस आवर 10 से 6 है, तो 10 से 6 में आके वो मेंबर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी नहीं, साथ साथ क्या कर सकते हैं, मान लो मेंबर का टाइम कम है, तो मेंबर ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर कॉपीज। ठीक है, मेंबर ये भी बोल सकता है कि हमें कॉपी चाहिए, और उसको आगे लिखता हूं यहाँ पे, एंड कंपनी शैल प्रोवाइड इट विद इन 30 डेज। मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर को मेंबर ने बोला कि मेरे को कॉपी चाहिए इस रजिस्टर का, तो तुम्हें 30 दिन का अंदर, मतलब 1 नवंबर ये जो टाइम है ना, यहाँ पे ये टाइम, इस दिन के अंदर कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। या मान लो उसको मेंबर ने बोला कि कॉपी नहीं चाहिए मेरे को ना, ये पेज नंबर 5 में ये डायरेक्टर लिस्ट सी है ना, इसका एक्सट्रैक्ट दे दो। तो एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कोई एक पेज का कॉपी लेना, कोई एक पेज के बारे में बात कर रहा है। कॉपीज हो गया, तुमने पूरे रजिस्टर की कॉपी मांगी, तो मेंबर मना नहीं कर सकता, मेंबर को देना पड़ेगा। और कितने दिन में, 30 डेज के अंदर, रिक्वेस्ट करने के 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा। और पैसा लगेगा नहीं,
फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पैसा नहीं लगेगा। अगर सर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया तो सिंपल मेंबर क्या करेगा, मेंबर आरओसी को अप्लाई करेगा। और सर यही आरओसी अप्लाई करने पे ना सेक्शन 206 चालू होता है वहां पे, कि आरओसी चाहे तो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन खुद के बेसिस पे ही इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर सकती है, या किसी मेंबर या किसी इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं होते ना, तो वहां भी आरओसी क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी चालू कर सकती है। मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो कंपनी, इसलिए तुमने मेंबर को कॉपी प्रोवाइड नहीं किया, तो 206 में इंस्पेक्शन हो सकता है तुम्हारा, इमीडिएट इंस्पेक्शन हो सकता है तुम्हारा। तो मतलब अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया ना तो चुपचाप दे देना, अदरवाइज आरओसी को पता चल गया तो आरओसी इमीडिएट इंस्पेक्शन करा सकती है, और इंस्पेक्शन बाद पता ही आपको क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज पर हमने बिजनेस आवर्स में ही, मतलब जब कंपनी जिस टाइम में भी कंपनी काम कर रही है उस टाइम जाके मेंबर बोल सकता है हाँ मुझे इसको कॉपी चाहिए। कॉपी मतलब क्या हुआ, पूरा रजिस्टर कॉपी ले लो। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि तुम्हें मिस्टर सी डायरेक्टर है उनका ही लेना है कॉपी, रजिस्टर लेना, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न लेना है। क्या कंपनी पैसा लेगी? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। कितने दिन में? 30 डेज के अंदर देना है। कंपनी बोलेगी नहीं देंगे तो भाई मेंबर पास राइट है आरओसी पे जाके कंप्लेंट करने का, और तुम पे इमीडिएट एक्शन हो सकता है 206 का। चलो चलो अब इस चैप्टर करते हैं खत्म। एक पेनल्टी का सेक्शन पढ़ लेते हैं और 163 देख के चैप्टर करते हैं खत्म। चलो पेनल्टी याद रखना, 172 में एक पेनल्टी रखी। हाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा पेनल्टी, जहां मैं बोलूं इंपॉर्टेंट ना उसको याद रखना। इसने साफ बोला अगर किसी भी सेक्शन में इस चैप्टर बोले तो सर 149 से लेके 171 में कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, देन 172 अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर ऑलरेडी किसी सेक्शन में लिखा हुआ ना कि इस प्रोविजन को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई पेनल्टी है, मान लो लिख दिया कि 154 में 152 में डेन नहीं लेकर 153 या 152 में लिखा डेन नहीं लिया, डेन नहीं लेने का पेनल्टी है कि 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख लगेगा। अदरवाइज अगर कोई सेक्शन में पेनल्टी नहीं दिया हुआ स्पेशली से तो 172 बोलता कि हम है। मतलब मान लो बताया गया 149 में कि वुमेन डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी हुआ तो 3 मंथ्स फ्रॉम रेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अब कंपनी ने कैजुअल वैकेंसी फिल ही नहीं किया तो पेनल्टी कितना लगेगा? वहां पेनल्टी नहीं डिफाइन था, अब पेनल्टी डिफाइन हो गया। तो मतलब अब पेनल्टी नहीं, मतलब 172 वही बोलता है इस चैप्टर में जहां जहां पेनल्टी नहीं दिया हुआ है ना उस प्रोविजन रिगार्डिंग हम बताएंगे उस प्रोविजन का पेनल्टी कितना होगा। सर अमाउंट कितना है पेनल्टी का? सुनो अमेंडमेंट है, पेनल्टी का अमेंडमेंट कभी कभी आ जाता है, पेनल्टीज में तो अमेंडमेंट हुआ है हमारे अटेम्प्ट दिसंबर अटेम्प्ट में, गजब अमेंडमेंट हुआ सब पेनल्टीज पे। तो एक पेनल्टी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। देन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, सुन रहा हूं ठीक है, पेनल्टी कितना लगेगा सुनते जाओ, बड़े बड़े अक्षर लिखूंगा 50,000 रुपया, ठीक है। एंड अभी रुका नहीं है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, कंटिन्यूइंग फेलियर बोल लो, ठीक है, फॉर द पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज ईच डे, फर्दर 500 रुपया ईच डे, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाना चाहिए था, मतलब 1 दिसंबर तक क्या होता, 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग बीच में लेटर, तो 1 दिसंबर तक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाना चाहिए था। अब नहीं हुआ अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, तो 50,000 तो लग ही गया। अब वो अपॉइंट कहा 1 जनवरी को, तो ये जो 30 दिन है ना, 50,000 प्लस 30 इंटू 5,500 मतलब 15,000, तो 50 प्लस 15 हो गया 65,000 रुपीज। तो 65,000 रुपीज से क्या हुआ, पेनल्टी लगेगा इस पे। तो कंपनी पे क्या हो सकता है 50,000, या ऑफिसर पे क्या होगा 50,000 पेनल्टी लगेगी प्लस 500 रुपीज ईच डे के हिसाब से लगेगा। बट इसका ये ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट। कंपनी को क्या बोला, कंपनी को बोला कि देखो तुम्हें कितना भी कंटिन्यू डिफॉल्ट होगा ना, कंपनी कितना डिफॉल्ट होगा ना, उसको लगेगा 3 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी को बोल दिया गया कि देखो तुम 3 लाख से ज्यादा नहीं जाओगे पेनल्टी में, और ऑफिसर को बोला कि तुम हम 1 लाख की रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब सर, मतलब ये कंपनी मान लो 1 तारीख को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना था, और कंपनी ने क्या किया 4 साल तक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया, तो 4 साल में मान लो दिन में 365 इंटू 500 रुपए पर डे, अच्छा खासा चला गया 4 मान लो 6 लाख रुपए चला गया।
नहीं, तो 3 लाख की तक मैक्सिमम लग सकता है तुम पे। किस पे? कंपनी पे। और ऑफिसर पे कितना? मैक्सिमम 1 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो 172 में इतना किया गया, तो ये 172 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलो, लगभग लगभग सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। डेटा बैंक पढ़ा दूंगा लास्ट में, कभी टाइम मिलेगा पढ़ा दूंगा, अब इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा बैंक। डेटा बैंक क्या होता है? जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम रजिस्टर होता है। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, मान लो तुम सीए बनने के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी बनना चाहते हो, तो पहले जाकर डेटा बैंक में खुद को रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लो, तब कोई कंपनी आएगी, देखेगी अच्छे से इसके क्वालिफिकेशन ये है, तुम्हें उठा के ले जाएगी। डेटा बैंक में रजिस्टर होने का पैसा बहुत कम लगता है, चाहे वो तुम 1 साल कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, या लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा बैंक यही होता है, खुद से पढ़ लोगे समझ जाओगे, लास्ट में बना दूंगा एक डेटा बैंक बना दूंगा। चलो, एक लास्ट देख लेते हैं 163, ठीक है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेक्शन सारे हो चुके हैं। डेटा बैंक ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत मुश्किल है माने का। डेटा बैंक होता यही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी को बनना होता है ना, तो खुद को पहले रजिस्टर करता है डेटा बैंक में। या मान लो कोई कंपनी में ऑलरेडी से कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी खुद को रजिस्टर करेगा डेटा बैंक में, और कोई नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है वो भी खुद को रजिस्टर करेगा कहां? डेटा बैंक में। चलो, ये डेटा बैंक का प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ रहे थे वो पूछ दिया। एग्जामिनेशन पास करना होता है और कितना होता है। अमेंडमेंट था, क्या बताऊं, अमेंडमेंट छोड़ के मत जाना यार। चलो, ठीक है। अब आता है डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत कम पूछता है एग्जाम में, बट सुन लो सुन लो। सर, डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कुछ बताओ, सुनो। कंपनी में मेंबर है, सुन लो कौन कौन मेंबर है कंपनी में, बताता हूं। मिस्टर ए, बी, सी, डी एंड और अदर्स, ठीक है। अब इनकी शेयर होल्डिंग कितनी है? शेयर होल्डिंग कितनी है इनकी, सुनो। ए जो है ना वो 60% शेयर होल्डिंग कर रखा है, बी 10%, सी 10%, डी 10%, ये मिला के 10%। अब मान लो डायरेक्टर अपॉइंट करना है कंपनी को, डायरेक्टर अपॉइंट करना है, यही होता है, सुनो यही कंसेप्ट समझ लो, यही होता है। मान लो 12 डायरेक्टर, तो बताओ कैसे होगा डायरेक्टर अपॉइंट, कैसे होता है? ओआर इन जनरल मीटिंग। तो भाई एक चीज ध्यान दो, इसी के पास तो पावर आ गया, ये अकेले चाहे तो 10-12 डायरेक्टर के लिए ओआर अकेला पास कर सकता है, क्योंकि पूरा पावर इसी के पास है। ओआर कैसे पास होता है? 50% होना चाहिए। भाई यहाँ पे 60% अकेले ये है, ये लोग खाली हाथ पे हाथ बैठे लेके बैठ जाएंगे। मतलब ये 40% वाले लोग है ना, कुछ नहीं कर सकते। ये अकेला 60% वाला आदमी क्या कर सकता है? पूरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अपनी कंपनी का। तो यहाँ पे लाया गया एक प्रोविजन, डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर ये क्या होता है? इसी को लाने के लिए माइनॉरिटी को थोड़ा पावर दिया गया यहाँ पे। अदरवाइज क्या होता? ये 60% वाला सारा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, 12 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ओवर पास कर देगा, 50% ऊपर हमेशा बोलेगा यस 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 यस, पास हो जाएगा। इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या बोला गया सुनो, कि कंपनी का टोटल डायरेक्टर का 2/3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होगा, मतलब मान लो कंपनी में अगर 18 डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं, तो 2/3 मतलब 6 to 12, 12 कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 6 कैसे होंगे? ये 6 को अपना पावर दिखा सकता है 60% वाला, तो तुम 2/3 तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट करोगे। अब सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? ये तो समझ गए, हाँ 2/3 ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। और 6 का तो हाँ 6 तो मेजोरिटी उठा के ले जा सकता है, 60% वाला उठा के ले जा सकता है। अब जो ये 12 डायरेक्टर है ना, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है? अब ये सुनो, ये हमेशा नहीं होता, ये होता है हर 3 साल में एक बार, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट होता है एवरी वंस इन 3 years, 3 साल में होता है, एक बार होता है। हर साल आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ अब पावर है तो है, कंपनी बनाया इसने, मतलब ये नहीं बनाया तो ये पावर है तो है, बट हाँ 3 साल में एक बार क्या कर सकते हो? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तुम डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हो। अब सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? आपने ये तो पता कर लिया कि 12 डायरेक्टर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट कर सकते हैं। अभी होता क्या है सुनो, 60 10 10 10 10, सिंपल कुछ नहीं करना है, 12 को इसके रेशियो में बांट देना है। हाँ मतलब सिंपल सी बात, 6 का पावर है इसके पास है, 6 है, टोटल 10 है, 12 डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंट हो सकता है, तो 12 to 6 into 10, 6 5 36 into 5, मान लो कि 7 डायरेक्टर,
तो 7 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर सकता है और 3 डायरेक्टर ये मिलकर एक 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 करके अपॉइंट कर सकते हैं। मान लो 6 ये अपॉइंट कर सकता है और यहाँ पे मान लो कि 12 है ना, तो एक एक मतलब जिस प्रोपोर्शन में तुमने शेयर होल्डिंग होल्ड किया है ना, कैलकुलेशन निकाल लेना। जिस प्रोपोर्शन में तुमने पहले तो निकाल लो कि कितने डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। तो जितने टोटल अमाउंट डायरेक्टर मान लो 21 है तो उसका 2/3 मतलब 7 to 14 डायरेक्टर निकाल लो पहले कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग। अब देखो किसने कितना कितना शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखा है, तो उसके रेशियो बांट दो। जितना इतना वाला का है तो हाँ भाई तुम्हारा एक डायरेक्टर, तुम्हारा एक डायरेक्टर, तुम एक डायरेक्टर, तो अब तुम लोग मिलकर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। और ये तो ऑलरेडी पहले 6 कर रहा है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी 4 हो गया, 4 डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। तो यही होता है लॉजिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि पहले क्या होता था कि जिसके पास पावर है वो सारा डायरेक्टर ले जाएगा। ऑब्वियसली बात रीजन यही ना, ओवर पास करके सारा डायरेक्टर ले सकता है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऑप्शन दिया गया है छोटे लोगों को कि तुम भी अब एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हो। बट पहले क्या करो 2/3 निकाल दो, 2/3 निकाल दिया तुमने। अब उस 2/3 में क्या कर लो तुम अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस हिसाब से अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। क्या हर साल हो सकता नहीं, कौन सी हमेशा 3 इयर्स, 3 साल में हमेशा एक बार ही ऐसा होगा। ठीक है सर, दैट्स इट, डायरेक्टर चैप्टर खत्म। एक कभी वीडियो बना दूंगा डिटेंशन के लिए, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कि प्रमोटर नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता, वो लास्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नॉर्मल यही लिमिट ही है कि क्या होगा उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या मिलता है। जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है बस मीटिंग अटेंड करने, तो उसको जो आने का कॉस्ट आता है वो मिलता है। डायरेक्टर की मीटिंग बैठने का सिटिंग फीस मिलता है। वो कोई प्रमोटर नहीं हो सकता, वो बायस्ड पर्सन नहीं हो सकता। तो ये सब एक लास्ट क्लिप डाल दूंगा मैं 25-20 मिनट का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्लिप आपको याद भी हो जाएगा, ऑडिट में भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आपका चैप्टर हो गया खत्म। डेटा बैंक मैंने बता दिया यही होगा डेटा बैंक कि मान लो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, मान लो कि मैं सीए बन गया, मेरे को ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना किसी कंपनी में, तो मैं क्या किया डेटा बैंक में गया, डेटा बैंक का साइट होता है वहां गया, खुद को रजिस्टर कर दिया, बहुत नॉमिनल अमाउंट में रजिस्टर हो जाते हैं। अब कंपनी आई, कंपनी देखिएगा अच्छा इसका क्वालिफिकेशन अच्छे है, मेरे को क्या किया ऑफर दिया, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया कंपनी का। अगर मान लो मैंने उस कंपनी में कुछ गलत कर दिया तो डेटा बैंक का जो कंपनी वेबसाइट है वो लाइबल होगा इसके लिए नहीं। कंपनी भैया तुमने ड्यू डिलिजेंस करना है डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उठाने से पहले। उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कुछ कांड कर दिया तो तुम हमें आके केस नहीं लगा सकते हो, तुमने ड्यू डिलिजेंस गलत किया मतलब। तो यही सब पॉइंट है डेटा बैंक के, रेटिंग मार लोगे डॉट रेटिंग हो जाएगा। तो सर ये इतना में आपका हो गया डायरेक्टर खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे रेम्यूनरेशन मैनेजर पर्सन का। ठीक है चलो गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो यार, लाइक वाइक कर दो यार थोड़ा। चलो चलो बाय।